हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ और कैसे कैसे इंटीग्रेशन यानी एकीकरण किया गया, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं कौन बनाए गए थे, कौन इनका उद्घाटन करता था। जितने भी डेटा होंगे जो आपके एग्जाम में काम आते हैं सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो शुरुआत किधर से होती है। देखो, इसको याद रखने का एक तरीका, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, यानी दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, पूर्व दिशा से शुरुआत होती है। और पूर्व दिशा के जो जिले हैं ना, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है ना, ये वाले जिले अपने पूर्व दिशा के अंदर आते हैं। तो राजस्थान का जो पहला चरण है वो इधर से ही शुरू होगा। इसके बाद जो दूसरा चरण है ना वो ऐसे ही चलेगा। ये वाला जो आपको ये साइन दिख रहा है, ये वाला जो साइन दिख रहा है इसी दिशा में चलेगा, यानी जिस दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब जिस दिशा में अपनी घड़ी घूमती है वो वाली दिशा हो जाएगी राजस्थान के एकीकरण की। और राजस्थान के एकीकरण के अंदर देखो कुल कितने चरण थे, 7 चरण थे। 1 नवंबर 1956 को जाके राजस्थान का इंटीग्रेशन यानी एकीकरण है वो पूरा हुआ था। ये सारे के सारा डेटा हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले चरण में कौन मिला था। देखो, पहले चरण में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD। साथ में जो अलवर का एक ठिकाना था नीमराणा, ये वाला नीमराणा यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा चरण आता है ना वो हाड़ौती वाला क्षेत्र आएगा, जिसमें आ जाएगा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके साथ 9 रियासतें हैं, जैसे झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है। ये वाली कुल मिला के 9+1 एक अपना जो इनका जो रियासत के साथ में जो होता था वो वाला इलाका मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे हम, उदयपुर मिलता है इनमें, ठीक है। कोटा के अंदर जो दूसरा जो संघ बना था उसके अंदर उदयपुर को मिलाया गया था। उसके बाद मिलेगा तीसरा चरण। कौन सा तीसरा वाला, ये इलाका मिलेगा जिसके अंदर जयपुर भी आएगा। इसके अंदर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, यानी ट्रिपल जे बी मिलेंगे। और उसके बाद जो शुरुआत होगी ना, वो जो अपना पहला चरण था मत्स्य संघ, उसको दूसरे चरण में नहीं मिलाया गया था। दूसरे चरण से शुरुआत अलग से की गई थी। तो जो दूसरा चरण है वो जो कोटा वाला था उसके अंदर पहले वाले चरण को मिलाया नहीं गया था, इसलिए चौथे चरण के अंदर क्या होगा, इनको आपस में मिलाया जाएगा। तो चलो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर पूरे भारत में 562 रियासतें थी। वैसे तो देखो 565 रियासतें थी, लेकिन हम 562 मान के चलते हैं क्योंकि 3 रियासतों पे डिस्प्यूट था, विवाद चलता था, हैदराबाद वाली, जूनागढ़ वाली और जम्मू कश्मीर वाली। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत बिलवारी मध्य प्रदेश में थी। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। टोटल मिला के 22 हो जाते हैं, लेकिन 19 रियासतें 3 ठिकाने थे। लावा जयपुर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और नीमराणा अलवर में, ये 3 तो ठिकाने थे। एक चीफ कमिश्नर जो डायरेक्ट केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हो, ये था अजमेर मेरवाड़ा, डायरेक्ट अंग्रेजों के अंडर में आता था ये। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर तो सबसे नवीन रियासत बनी थी ना, उसका नाम था झालावाड़, यानी और सब पुरानी रियासतें थी। सबसे पुरानी तो उदयपुर रियासत थी। राजस्थान का इतिहास भी अपन शुरू करते हैं तो उदयपुर से ही करते हैं, यानी मेवाड़ से करते हैं। सबसे पुरानी रियासत उदयपुर हो जाती है, सबसे नई वाली रियासत हो जाती है झालावाड़। झालावाड़ को बनाया गया था, कोटा से अलग करके रियासत का दर्जा दिया गया था और इसकी राजधानी पाटन रखी गई थी। अब झालावाड़ अंग्रेजों के समय स्थापित एकमात्र रियासत थी और बाकी की बाकी सारी रियासतें अंग्रेजों के आने से पहले ही बन चुकी थी। झालावाड़ एक ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में स्थापित हुई थी। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रियासतों के बारे में जो कि अपने को काम भी आ सकते हैं। अब देखो, ये जो फैक्ट्स है ना लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे पूछे गए हैं। अब एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश मात्र एक था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे प्राचीन था उदयपुर का मेवाड़ था। सबसे नवीन बात कर चुके हैं झालावाड़ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी, जो कि क्षेत्रफल ही नहीं जनसंख्या में भी सबसे छोटी थी। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर थी। आज भी जयपुर ही है सबसे बड़ा। जैसे अपन संभाग की बात करते तो सबसे बड़ा संभाग तो जोधपुर आता है अपने पास क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन
आज भी सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर ही है। तो उस समय भी जयपुर रियासत थी वो सबसे बड़ी जनसंख्या में थी। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। शाहपुरा ऐसी रियासत थी जो जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रफल में भी सबसे छोटी थी। अब देखो, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत तो करौली थी और दूसरी रियासत थी कोटा। लेकिन कोटा ऐसी पहली रियासत थी जो पूर्ण शर्तों के साथ इन्होंने संधि करी थी 1817 में। अब अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत सिरोही थी, जिसने 1823 के अंदर अंग्रेजों से संधि की थी। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टोंक व जोधपुर रियासतें एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। जोधपुर के जो शासक थे हनुवंत सिंह, इन्होंने पूरा मन बना लिया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको बहुत सारे प्रलोभन दिए थे कि आप ना यदि पाकिस्तान में मिल जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब पेंशन भी दी जाएगी और साथ ही साथ पूरा का पूरा आपको मतलब वर्चस्व दिया जाएगा लीडरशिप के अंदर। अब उसके बाद अलवर, भरतपुर, धौलपुर रियासतें एकीकरण के समय भाषाई समानता के कारण इनकी भाषा यूपी से मिलती थी, तो यूपी में मिलना चाहती थी। इसके बाद भारत में 2 मुस्लिम रियासतें हुआ करती, टोंक और पालनपुर। ठीक है, ये मुस्लिम रियासतें हुआ करती थी। टोंक भी ऐसी रियासत थी जो कि पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। थोड़ा थोड़ा मन था, क्योंकि यहाँ का जो नवाब था वो मुस्लिम था। अब देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था ना, उसके अंदर एक बात कही गई थी। बात क्या थी? उसके अंदर एक धारा थी 8। उस धारा के अंदर यह कहा गया था कि यदि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, तो भारत के अंदर जितनी भी रियासतें हैं ना, वो सब की सब स्वतंत्र हो जाएंगी और आज़ाद हो जाएंगी। वो किसी भी देश में मिल सकती है या खुद का अपना कोई राज्य या देश वो बना सकती हैं, है ना, राज्य बना सकती हैं। लेकिन देखो, 6 से 8 अगस्त 1945 को जम्मू कश्मीर में एक मीटिंग होती है और उसमें यह निर्णय लिया जाता है। निर्णय क्या था कि जिस भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होगी ना, वो रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है, किसी में मिल सकती है, या खुद अपना जो देश या राज्य है वो बना सकती है। अब देखो, उस समय राजस्थान के अंदर ये शर्त को पूरा करने वाली मात्र 4 रियासतें थी, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, जिनकी जनसंख्या तो 10 लाख से ऊपर और जो वार्षिक आय थी वो इनकी 1 करोड़ रुपए से ऊपर थी। 1 करोड़ रुपए से ऊपर वार्षिक आय थी। तो ये कुल टोटल 4 रियासतें भारत राजस्थान के अंदर थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है, तो ये मोस्ट हो जाता है। अब देखो, अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी, जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता था, और इसमें कुल 30 सदस्य थे। इसके जो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। अब देखो, होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। राजस्थान का एकीकरण तो 7 चरणों में पूरा होता है, लेकिन उससे पहले एक कहानी शुरू होती है, वो अपन डिस्कस करते हैं। कहानी क्या थी? 5 जुलाई 1947 को भारत का जो राजनीतिक विभाग है ना, 5 जुलाई 1947 को भारत के राजनीतिक विभाग को समाप्त कर दिया जाता है। पहले जो इंटीग्रेशन का यानी एकीकरण का या जो राज्य बनेंगे टूटेंगे कहाँ जाएंगे, इसका फैसला राजनीतिक विभाग लिया करता था। लेकिन 5 जुलाई 1947 को एक नए विभाग की शुरुआत कर दी जाती है, जिसका नाम रखा गया रियासती विभाग। रियासती विभाग, और रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे उन वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, वल्लभ भाई पटेल। और इनके जो सचिव थे ना, सचिव कौन बनाए गए थे? सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन। वीपी मेनन। अब देखो, वीपी मेनन कौन थे? वीपी मेनन का बहुत ज्यादा योगदान है। वीपी मेनन थे जो भारत के माउंट बेटन थे। ये भारत के नहीं, पाकिस्तान के भी माउंट बेटन थे। उस समय जब भारत आजाद हुआ था ना, तो दोनों का एक ही माउंट बेटन मतलब गवर्नर हुआ करता था। माउंट बेटन के संवैधानिक सलाहकार थे ये, यानी संवैधानिक मामलों पे उनको ये अपने विचार दिया करते थे, सलाह दिया करते थे। तो ये उनके सलाहकार थे, किनके? माउंट बेटन के। अब ये वीपी मेनन पूछा भी जा चुका है कि रियासती विभाग के सचिव कौन थे, यह भी पूछा जा चुका है कि माउंट बेटन के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वीपी मेनन थे। तो अब ये जो वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल पूरे एकीकरण में हमको काम आने वाले हैं। अब देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है ना, वो शुरू होता है 7 चरणों में पूरा होता है। अब ये 17 या 18 दोनों तारीख सही है, 17-18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को संपन्न होता है। इसमें लगते हैं टोटल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 में से 1 घटाएंगे
तो 7 आ गए, अगला है ना। अब अगला कैसे याद रखेंगे, एक तो घटा दिया, अब 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। थोड़ा सा याद रखने का ट्रिक बन जाती है। वैसे देखो पूरा याद नहीं रही तो 1 और 2 करके याद रख से, 8 से 1 गया 7 आ गया, और 7 को फिर 2 से गुणा कर दिया 14 आ गए। तो राजस्थान के इंटीग्रेशन में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। अब देखो आज़ादी के समय राजस्थान के अंदर आपको पता 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, और एक अजमेर मेरवाड़ा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। जयपुर, जोधपुर और अपना उदयपुर और बीकानेर, कुछ टोटल 4 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहने के काबिल थी, यानी शर्त पूरी करती थी। 10 लाख जनसंख्या, 1 करोड़ रुपये वार्षिक आय का। अब देखो राजस्थान के अंदर देखो हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे प्रत्येक चरण के अंदर, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के समय उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो पहले 2 के तो थे गौड़गिल, उसके बाद देखो नेहरू तीसरे के अंदर आते हैं मेवाड़ के कारण, क्योंकि इसके अंदर मेवाड़ मिला था और मेवाड़ का गौरवमय इतिहास था, इसलिए नेहरू खुद प्रधानमंत्री आए थे। और उसके बाद कौन थे, वल्लभ भाई पटेल 2 बार ये करते हैं। तो थोड़ा सा देखो ट्रिक हो सकती है, यदि आप देखो तो गौड़गिल 2 बार नेहरू के साथ 2 वल्लभ लाने गए थे, यानी गौड़गिल मतलब एन.वी. गौड़गिल, नरहरि विष्णु गौड़गिल 2 बार बने थे प्रथम व द्वितीय चरण के उद्घाटनकर्ता। तीसरे के बनते हैं तृतीय चरण के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उदयपुर के कारण यानी मेवाड़ के कारण। अगले के बनेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथे और 5वें के। अब राजस्थान के एकीकरण के समय राज प्रमुख भी पूछे जाते हैं। तो उदय भीम भोपाल मानसिंह के पास गए, यानी पहले के उदय भान सिंह, दूसरे के भीम सिंह, तीसरे के भोपाल सिंह, चौथे के मान सिंह। आपको ये याद हो जाएंगे। उसका रीजन ये देखो, ये पहले वाले के देखो भरतपुर के बनने वाले थे, लेकिन भरतपुर के बने नहीं थे, उसका कारण हम आगे जानेंगे। तो ये पहले वाले में धौलपुर मिला था, इसलिए धौलपुर के बने, अगले वाले में कोटा के, इस वाले में उदयपुर के शासक, और चौथे वाले में ये जयपुर मिलता है तो जयपुर के शासक, उसके बाद जयपुर के ही रहेंगे। अब राजस्थान के एकीकरण के समय प्रधानमंत्री देख लेते हैं। पहले के बने थे शोभाराम कुमावत, दूसरे के बने थे गोकुललाल असावा, तीसरे के बने थे माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे के बने थे हीरालाल शास्त्री। आगे हीरालाल शास्त्री ही रहेंगे। तो थोड़ी ट्रिक देखना चाहो तो हो सके तो शोभा गोमणि हीरा है, या आप ऐसे भी याद सकते हो। थोड़ा सा एक बार SGMH लिख के आप थोड़ा सा 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग है और याद भी बहुत कम होता है। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो या तो आप ये ट्रिक याद कर लो या सीधा SGMH याद रखो 2-3 बार प्रधानमंत्री के लिए, है ना। SGMH 2-3 बार करोगे तो आपकी याद हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं देखो राजस्थान के एकीकरण के चरण की डेट के बारे में। तो 3 जो चरण थे ना वो 1948 के अंदर थे, फिर 3 के बाद आएगा 2, तो 2 थे ना वो 1949 के अंदर थे, एक था 1950 के अंदर, लास्ट वाला जो हुआ था ना वो 1956 था, 7वां संविधान संशोधन के समय। तो देखिए हम देखते हैं इनको याद कैसे रखें। तो देखो ये जो NCERT राजस्थान की बुक है उससे उठाया गया है ये। तो यहाँ पे 17 तारीख दे रखी है, लेकिन आपको ज्यादातर बुक में 18 तारीख मिलेगा, तो दोनों सही है 17 और 18। तो पहला जो चरण है ना वो 17/3/1948 को होता है, और अगला जो चरण है वो इसके सिर्फ 1 वीक बाद, यानी आप 7 जोड़ देना, यानी 1 सप्ताह जोड़ देना, तो कितने को हो जाएगा 25/3/1948 को। अगला चरण देखना है 1948 के अंदर जो 3 हुए थे उसके अंदर हम बात करेंगे। जो पहला चरण 18 को हुआ था ना 18 मार्च को, फिक्स 1 महीने बाद, 1 महीने आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 18 अप्रैल आ जाएगा। तो 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण का एकीकरण होता है। इसके बाद देखो 2 चरण कब होते हैं, 1949 में होते हैं। एक 3 अप्रैल 1949 को होता है, लगभग 1 साल के बाद होता है। थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो, फिक्स तो नहीं है 1 साल। फिर अगला है वो 15/5/1949 का होता है, और ये वाला 26/11/50 को होता है, और अगले वाला होता है 1 नवंबर 1956 को, लास्ट वाला थोड़ा मोस्ट हो जाएगा, उसको हम थोड़ा आगे देख लेंगे। अब कौन कौन से मिलाए गए थे वो हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, और एक एक को थोड़ा मैप से देखते हुए डिस्कस करेंगे तो आगे पता लग जाएगा। तो पहले चरण के बारे में देख लेते हैं कि ये वाला पहला चरण है जी, है ना। और पहले चरण के अंदर क्या होता है देखो, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, करौली, और साथ में यहाँ का जो ठिकाना था नीमराना,
उसको मिलाया गया, ABCD प्लस इसके जो नीमराना, यानी जो भी 3 ठिकाने थे, तो जो जिला मिलेगा ना उसी समय वहां का ठिकाना भी मिल जाएगा। तो हम क्या देखते हैं अभी, ये वाला जो मैप से देखेंगे, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया मिलता है पहले चरण के अंदर। अब इसके जो स्थापना वो 18 मार्च 1948 को की गई थी। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जाने, तो थोड़ा सा चलो बैकग्राउंड जानते हैं। अब क्या होता है, देखो मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन होता है। लेकिन पहले क्या होता है, यहाँ के जो अलवर है ना, अलवर यहाँ सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। तो अलवर का जो शासक था उसका नाम था तेज सिंह, महाराजा तेज सिंह। इसका जो दीवान हुआ करता था ना अलवर का, उसका नाम था NV खर्रे। NV खर्रे पूरा नाम है नारायण भास्कर खर्रे, नारायण भास्कर खर्रे। अब देखो इन तीनों को मिलाकर के, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चारों को मिलाकर के इंटीग्रेशन करना था। और यहाँ का जो अपना मेन शासक था ना अलवर का, कौन था, तेज सिंह। लेकिन तेज सिंह पे उस समय क्या होता है, उसी बीच महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। और महात्मा गांधी की हत्या के अंदर नाथूराम गोडसे है, वो गिल्टी पाए जाते हैं। नाथूराम गोडसे मतलब गोली मार दी थी नाथूराम गोडसे ने, और इनको जो शरण दे दी थी अलवर के महाराजा ने, जिनका नाम था तेज सिंह। और साथ में थोड़ा थोड़ा इनका भी हाथ था NV खर्रे का, नारायण भास्कर खर्रे का। लेकिन देखो बाद में इन पे जांच आयोग बैठाया जाता है, तब ये दोनों निर्दोष साबित हो जाते हैं। लेकिन तब इन पे जब इनका जो उद्घाटन किया जाता है ना, तब इनको दिल्ली में बुलाया गया था और RSS गिल्टी था, और ये दोनों RSS से भी जुड़े हुए थे। नाथूराम गोडसे को इन्होंने शरण भी दी थी। तो इस कारण है ना, देखो तेज सिंह है ना यहाँ का शासक था, वो मैन उभर के सामने आ नहीं पाया। तो इन यहाँ का जो उद्घाटन है ना, वो भी अलवर की बजाय भरतपुर में होता है। इस वाले का भरतपुर में जो लोहागढ़ दुर्ग है ना, उसके अंदर इसका होता है क्या, उद्घाटन। और हम थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए मत्स्य संघ में 4 रियासतें और 1 ठिकाना था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराना। ठीक है। अब सिफारिश देखो, मत्स्य संघ नाम कैसे दिया गया। देखो अलवर का पुराना नाम क्या है, मत्स्य संघ, मत्स्य प्रदेश था, मत्स्य प्रदेश। तो इसका नाम भी क्या दिया, मत्स्य संघ दे दिया गया, मत्स्य संघ। तो KM मुंशी कन्हैयालाल मुंशी की सिफारिश पे प्रथम चरण का नाम क्या दिया गया, मत्स्य संघ। इसकी राजधानी तो अलवर ही रखी गई थी, लेकिन इसका जो राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह को बनाया गया, जो धौलपुर के शासक थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल देव को बनाया गया, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव को बनाया गया, जुगल किशोर चतुर्वेदी को भी साथ में बनाया गया, यानी 2 बनाए गए थे। अब जुगल किशोर चतुर्वेदी ने को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, और उद्घाटनकर्ता गॉडगिल थे, नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो ये तो होता है देखो पहले चरण का इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। इसके बाद हम बात करेंगे, अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था पटवार 2016 के अंदर कि जब एकीकरण हुआ पहले का मत्स्य प्रदेश का, तो इसकी आय कितनी थी। तो इसकी आय थी 184 लाख रुपए, ये पूछी गई थी। क्योंकि देखो उस समय 10 लाख 1 करोड़ रुपए से आय वाली कुछ ही रियासतें थी, लेकिन जब तीनों को मिलाया ना, तो इनकी आय 184 लाख रुपए निकली मत्स्य प्रदेश की, जिसके अंदर ABCD प्लस नीमराना वाला इलाका है अलवर का, वो आया था। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे चरण की। दूसरे चरण के अंदर देखो कौन मिलेगा, मेनली हाड़ौती प्रदेश मिलता है, हाड़ौती प्रदेश। अब कोटा के महाराव थे भीम सिंह, इन्होंने पहल शुरू करी थी, कोटा के शासक थे ये। अब इन्होंने क्या कहा कि कोटा के जो महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, टोंक, बांसवाड़ा, किशनगढ़ और शाहपुरा, ये देखो 9 रियासतें प्लस 1 यहाँ का ठिकाना पड़ता कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा में था। क्योंकि जब बांसवाड़ा साथ मिलेगा तो कुशलगढ़ अपने आप इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये थी 9 + 1 मिले थे इसके अंदर। और देखो ये वाला इलाका है पूरा, आप देख ही रहे होंगे इस मैप के अंदर, ये वाला इलाका है दूसरे चरण के अंदर। और स्थापना इनकी होती है 25 मार्च 1948 को, राजधानी कोटा बनाई जाती है। और इसके लिए एक देखो
एक थोड़ा सा सूत्र आप याद रखना चाहो तो, बाबू की झाड़ू को परसाटो, बाबू की झाड़ू को परसाटो। थोड़ा सा आगे देखेंगे अगले वाले पेज पे, चलिए देखते हैं। अब पूर्व राजस्थान, इसका नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान से, ठीक है। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना था, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ प्लस कुशलगढ़ एकमात्र यहाँ का ठिकाना था बांसवाड़ा का, तो ये इसके साथ मिल जाता है। फिर राजधानी इसकी कोटा बनाई गई थी, राज प्रमुख भीम सिंह बनाए गए थे, क्योंकि कोटा के ही भीम सिंह ने इसको बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित किया था। उपराज प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह को बनाया गया, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा शाहपुरा के थे, इनको बनाया गया। और उद्घाटनकर्ता पहले और दूसरे के गौड़गिल थे, तो इनके उद्घाटनकर्ता कौन थे? गौड़गिल ही थे। अब हम बात करते हैं देखो तीसरे चरण की। अब देखिए हम बात करते हैं तीसरे चरण की, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की, कि तीसरे चरण का एकीकरण राजस्थान में किस प्रकार होता है। तो देखो तीसरे चरण के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ बात जान लेते हैं। जैसे दूसरा चरण यानी हाड़ौती संघ जब बन रहा था, और ये किस नाम से बना था? पूर्व राजस्थान संघ नाम से बना था, पूर्व राजस्थान संघ। जब ये बन रहा था, इसका इंटीग्रेशन हो रहा था, इसका एकीकरण हो रहा था, उसी समय देखो मेवाड़ के अंदर एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। अब माणिक्यलाल वर्मा ने क्या कहा था? माणिक्यलाल वर्मा देखो वल्लभ भाई पटेल से भी मिलते हैं, वीपी मेनन से मिलते हैं, और इन्होंने एक मतलब बात तीव्र प्रतिक्रिया की कि माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के महाराणा का विरोध किया उन्होंने, कि मेवाड़ की जो 20 लाख जनता है उनके भविष्य का फैसला अकेले महाराणा भूपाल सिंह और इनके जो प्रधानमंत्री है सर राममूर्ति, ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते सर राममूर्ति, ये दोनों मिलके नहीं कर सकते कि मतलब मेवाड़ की जनता किसके साथ जाएगी। क्योंकि देखो उसमें 20 लाख 10 लाख रुपए और 1 करोड़ जनसंख्या वाली जो रियासत थी ना, वो उदयपुर थी, यानी वो अलग रह सकती थी। और देखो मेवाड़ के जो राजा थे ना, प्रशासक थे, वही चाहते थे कि मैं मेवाड़ को अलग ही रखूं, अलग राज्य बनाऊं और राजस्थान के अंदर नहीं मिलूं। तो देखो पूरी जनता का इनको विरोध सहना पड़ा था, क्योंकि पूरी जनता ये चाहती थी कि हम राजस्थान के अंदर मिले, पूर्व राजस्थान संघ जो बना है उसके साथ ही हम मिले। तो देखो अब यहाँ के जो महाराणा है भूपाल सिंह, वो परेशान हो गए। इन्होंने क्या, महाराणा ने विरोध को सहा, और उस विरोध से बचने के लिए राममूर्ति है ना, यहाँ का जो प्रधानमंत्री थे, राममूर्ति को इन्होंने वीपी मेनन के पास भेजा, और वीपी मेनन के पास 3 शर्तें लेके गए थे। ये 3 शर्तें कौन सी थी वो देख लेते हैं। कि मेवाड़ के महाराणा को संयुक्त राजस्थान संघ जो बनेगा ना, उसका वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाएगा। पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त क्या थी? कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाएगा, उदयपुर को राजधानी बनाया जाएगा। और तीसरी जो थी ना, वो ये थी कि मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स दिया जाएगा, 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स, यानी एक प्रकार की ये पेंशन हुआ करती थी, 20 लाख रुपए साल के मिलेंगे। तो देखो उस समय देखो सब जो शासक थे ना, उनको एक फिक्स कर रखा था कि 10 लाख रुपए से ऊपर किसी को दे नहीं सकते। तो ये इन्होंने 20 लाख रुपए मांगे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने एक रास्ता निकाला कि 10 लाख रुपए दे देंगे इनको, बस 5 लाख रुपए दे देंगे धार्मिक कार्यों के लिए मेवाड़ के अंदर, और 5 लाख रुपए इनको राज प्रमुख जो बनाया जाएगा ना, इस पद के लिए दे दिए जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 20 लाख रुपए, यानी तीसरी शर्त तो मान ली जाती है। अब दूसरी शर्त क्या थी? कि दूसरी शर्त में ये था ना कि हमको मतलब वंशानुगत राज प्रमुख बना जाए, यानी मेरे बाद भी कोई यहाँ का शासक मेवाड़ का बनता है उसको आप राज प्रमुख बनाओगे। लेकिन देखो ये शर्त पूरी तरह तो नहीं मानी जाती है, लेकिन ऐसे माना जाता है कि भूपाल सिंह को यह कहा गया था कि आपको आजीवन का बनाया जाएगा, यानी आप जितने दिन जिंदा होना उतने दिन तो आपको राज प्रमुख बनाया जाएगा, उसके बाद की हमको पता नहीं है। तो भूपाल सिंह ने ये वाली शर्त भी मान ली थी। और जो पहले वाली शर्त थी ना कि मेवाड़ के महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, ये मान ली। और राजधानी वाली भी बात मान ली थी कि राजधानी किसको बनाई जाएगी? मेवाड़ को बनाई जाएगी या उदयपुर को बनाई जाएगी। तो उदयपुर को राजधानी बनाने की ये तीनों शर्तें मान ली गई।
तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ का एकीकरण हो जाता है। यानी अब क्या होगा, जो पूर्व राजस्थान संघ बना था हाड़ौती संघ वाला, उसको मेवाड़ के अंदर मिला दिया जाएगा। अब देख लेते हैं। अब जी इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान संघ, डेट रखी गई 18 अप्रैल 1948 को, नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। अब इसमें कौन कौन मिला, पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर की 10 रियासतें और एक ठिकाना। उदयपुर के अंदर 10 रियासतें हुआ करती थी। राजधानी इसकी उदयपुर बनाई गई थी। राज प्रमुख भूपाल सिंह बनाए गए थे, है ना। और ये उस समय क्या थे, अपाहिज व्यक्ति थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह बनाए गए जो कि कोटा के थे। हाँ देखो उस समय देखो कोटा के भीम सिंह थे ना, उन्होंने भी एक शर्त रखी थी कि देखो हम ऐसे ही नहीं मिलेंगे, इसके अंदर साल में एक बार विधानमंडल की जो बैठक है ना, वो कोटा के अंदर आयोजित करवानी पड़ेगी। तो इनकी भी एक शर्त मानी गई थी भीम सिंह की। अब यहाँ का प्रधानमंत्री वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश के ऊपर। अब देखो यहाँ का जो उद्घाटनकर्ता हुआ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ। क्यों, क्योंकि उदयपुर मिल रहा था। उदयपुर को छोटी मोटी रियासत नहीं थी, यहाँ का गौरवमयी इतिहास था। और गौरवमयी इतिहास को देखते हुए यहाँ का जो उद्घाटनकर्ता खुद प्रधानमंत्री खुद आए थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये एक अपने आप में मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन से एकीकरण के कौन से चरण के उद्घाटनकर्ता थे। तो ये तो हो गई अपने तीसरे की बात। अब आएगा चौथा चरण। चौथा चरण में कौन सा मिलेगा, देखो ट्रिपल जेबी मिलेंगे। ट्रिपल जेबी कौन से होते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, ये वाले मिलने वाले हैं। अब देखो ये वाले बहुत बड़े इलाके हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो कुछ शर्तें चलेंगी, हर अपनी शासक अपनी शर्तें मनवाएगा। मैन तो यहाँ का जो शासक था जयपुर का मान सिंह सेकंड थे। ये भी अपनी 3 वो देंगे शर्तें, एक तो राजधानी वाली भी हो जाएगी और कुछ राज प्रमुख वाली भी होगी, और इनकी भी शर्तें माननी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे बात आती है जोधपुर की। अब जोधपुर ऐसी शासक मतलब रियासत थी जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। यहाँ के शासक थे हनुवंत सिंह। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको मना लिया था। लेकिन होता क्या, देखो माउंटबेटन इनको क्या करता है, हनुवंत सिंह को एक बार बुलाता है दिल्ली के अंदर ऑफिस में कि एक बार आप दिल्ली आके मिलो। हनुवंत सिंह वहां जाता है, वहां वीपी मेनन पहले से होते हैं, और वीपी मेनन की और हनुवंत सिंह की छोटी मोटी बात हो जाती है। तो हनुवंत सिंह पिस्तौल निकाल के और वीपी मेनन को डराते भी हैं, है ना। फिर उसी में माउंटबेटन आ जाते हैं। और माउंटबेटन देखो उसमें भारत के नहीं पाकिस्तान के भी गवर्नर हुआ करते थे। तो माउंटबेटन ने क्या कहा था, माउंटबेटन खुद नहीं चाहते थे कि जोधपुर है वो पाकिस्तान के अंदर जाए। वो खुद क्या चाहते थे कि जोधपुर है वो राजस्थान के अंदर रहे और राजस्थान भारत में ही रहेगा। तो वो खुद चाहते थे कि जोधपुर है वो भारत के अंदर रहे। इसलिए माउंटबेटन ने इनको समझाया, और माउंटबेटन की समझाने पे ही हनुवंत सिंह माने थे राजस्थान के अंदर मिलने के लिए, वरना ये खुद पाकिस्तान जाना चाहते थे। उसके बाद हम देखो पूरे चरण की हम बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे वर्त राजस्थान संघ है, संयुक्त राजस्थान। पहले वाला जो संयुक्त राजस्थान था उसके अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को मिलाया गया, और लावा ठिकाना था जयपुर का, इसको इसके अंदर मिलाया गया। यानी टोटल 14 रियासतें मिली थी और 2 ठिकाने थे। राजधानी इसकी जयपुर रखी गई थी। कौन किसकी सिफारिश पे, श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। और यहाँ के महाराज प्रमुख, देखो राज प्रमुख और महाराज प्रमुख अलग अलग हो गए। यहाँ पे महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को ही बनाया गया था, जबकि राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने अपनी 3 शर्तें रखी थी यहाँ भी, ठीक है। कौन कौन सी 3 शर्तें रखी थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि संयुक्त राजस्थान संघ यथावत बना रहेगा, जयपुर, अलवर व करौली के विलय को बनाया जाएगा। यानी जयपुर है ना उसके अंदर अलवर को और करौली को भी मिलाया जाएगा। और जो तीसरा था ना इनका वो ये था कि जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को मिलाकर पश्चिमी राजस्थान यूनियन के नाम से बनाया जाए, है ना, इनको अलग से बनाया जाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, देखो ये जो जैसलमेर, बीकानेर और यहाँ पे हो गया अपना जोधपुर, ये 3 रियासतें थी ना, ये देखो वैसे आर्थिक पिछड़ेपन में थी, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह होती नहीं है, बंजर जमीन है।
तो वीपी मेनन खुद क्या चाहते थे, वीपी मेनन चाहते थे कि इनको अलग मिला के काठियावाड़ में मिला दिया जाए, काठियावाड़ में मिला दिया जाए और यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश मिला बना दिया जाए। केंद्र शासित प्रदेश बनने से क्या होगा कि इनको अलग से सहायता राशि मिलेगी केंद्र से, तो यहाँ का भी विकास हो सकता है। लेकिन फिर देखो होता क्या है, होता तो ये है कि ये फिर राजस्थान के अंदर मिल जाते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और यहाँ पे उद्घाटनकर्ता कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले वाले के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही उद्घाटनकर्ता बनेंगे। तो यहाँ तक राजस्थान के 4 चरणों का हो चुका है क्या, इंटीग्रेशन, एकीकरण हो चुका है। अब देखो आगे देखो, ज्यादा कोई खास बड़े चरण नहीं आएंगे। अब क्या है, मत्स्य संघ ना वो अलग ही था शुरू के अंदर, उसको बना तो दिया गया था, अब उसको चौथे चरण वाले जो बना है वृहद राजस्थान संघ, उसके अंदर मत्स्य संघ को अगले चरण के लिए मिलाया जाएगा। तो हम देखते हैं अगला चरण यानी 5वां चरण। अब देखिए हम बात करते हैं 5वें चरण की, है ना। अब यहाँ तक अपन देख चुके हैं कि चौथे चरण में यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होकर के यानी हाड़ौती से स्टार्ट होके और यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं जयपुर तक। तो अब क्या होगा कि 5वें चरण के अंदर जो मत्स्य संघ सबसे पहले बना था वो अलग ही है। अभी तक इसको न तो किसी के अंदर मिलाया गया है, ये अलग ही पड़ा है, न तो ये यूपी में है न ये राजस्थान के अंदर है। अब देखो इसके अंदर 4 जिले आते थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD, है ना। यहाँ पे जो भरतपुर और जो धौलपुर थे ना, वो तो यानी B और D, भरतपुर और धौलपुर जाने चाहते थे यूपी में, जबकि अलवर और करौली जाना चाहते थे राजस्थान के अंदर। किसके कारण, भाषा के आधार पे। यानी यहाँ पे जो भरतपुर है, धौलपुर है, इसकी भाषा यूपी से मिलती जुलती थी, जबकि अलवर और करौली के शासक और यहाँ की जनता ये चाहती थी कि हम राजस्थान के अंदर मिले। तो ये कौन किसके अंदर मिलेगा, इसके लिए 3 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई। इसके अंदर शंकर राय देव समिति बनी। इसके अंदर 3 सदस्य थे, एक तो खुद कौन हो गए, शंकर राय देव समिति, और इसके जो दूसरे थे ना प्रभु दयाल, एक थे प्रभु दयाल और तीसरे थे श्री R.K. सिंघावा। इन तीनों की एक कमेटी गठित की गई। अब इन कमेटी ने क्या बताया, अब देखो इन कमेटी ने क्या किया, यहाँ के जो लोकल एरिया है ना वहां में गए ये खुद और इन्होंने जनता की राय ली। तो जनता की राय ली ना, तो ज्यादातर लोगों ने राजस्थान के अंदर मिलने का विचार बताया उनका। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा अलवर, नीमराणा जो इसका ठिकाना था, इन चारों को अपना जो पहले बना हुआ था वृहद राजस्थान संघ उसके अंदर मिला दिया गया मत्स्य संघ, और मिलकर बनता है संयुक्त वृहद राजस्थान। और ये डेट थी 15 मई 1949 को, यानी 15 मई 1949 को राजस्थान का जो संयुक्त वृहद राजस्थान है ये बन चुका था। और किसकी सिफारिश पे बना था, शंकर राय देव समिति की सिफारिश पे। अब राजधानी आगे हमेशा जयपुर ही रहेगी, क्योंकि पिछले में राजधानी जयपुर बना दी गई थी, बनानी जोधपुर थी, लेकिन जोधपुर के अंदर पानी की कमी होने के कारण जयपुर को बनाया गया था। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया, यानी ये उदयपुर वाले भोपाल सिंह थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री है, ये आगे यही रहेंगे, और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार राजस्थान के 5 चरण पूरे होते हैं। अगला चरण आएगा 6ठा। अब देखिए हम बात करते हैं 5वें चरण की, है ना। अब यहाँ तक अपन देख चुके हैं कि चौथे चरण में यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होकर के यानी हाड़ौती से स्टार्ट होके और यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं जयपुर तक। तो अब क्या होगा कि 5वें चरण के अंदर जो मत्स्य संघ सबसे पहले बना था वो अलग ही है। अभी तक इसको न तो किसी के अंदर मिलाया गया है, ये अलग ही पड़ा है, न तो ये यूपी में है न ये राजस्थान के अंदर है। अब देखो इसके अंदर 4 जिले आते थे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD, है ना। यहाँ पे जो भरतपुर और जो धौलपुर थे ना वो तो यानी B और D, भरतपुर और धौलपुर जाने चाहते थे यूपी में, जबकि अलवर और करोली जाना चाहते थे राजस्थान के अंदर। किसके कारण, भाषा के आधार पे। यानी यहाँ पे जो भरतपुर है, धौलपुर है, इसकी भाषा यूपी से मिलती जुलती थी, जबकि अलवर और करौली के शासक और यहाँ की जनता ये चाहती थी कि हम राजस्थान के अंदर मिले।
तो ये कौन किसके अंदर मिलेगा, इसके लिए 3 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई। इसके अंदर शंकर राय देव समिति बनी। इसके अंदर 3 सदस्य थे, एक तो खुद कौन हो गए, शंकर राय देव समिति, और इसके जो दूसरे थे ना प्रभु दयाल, एक थे प्रभु दयाल और तीसरे थे श्री आर के सिंघावा, श्री आर के सिंघावा। इन तीनों की एक कमेटी गठित की गई। अब इन कमेटी ने क्या बताया, अब देखो इन कमेटी ने क्या किया, यहाँ के जो लोकल एरिया है ना वहां में गए ये खुद, और इन्होंने जनता की राय ली। तो जनता की राय ली ना, तो ज्यादातर लोगों ने राजस्थान के अंदर मिलने का विचार बताया उनका। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा अलवर, नीमराणा जो इसका ठिकाना था, इन चारों को अपना जो पहले बना हुआ था वृद्ध राजस्थान संघ उसके अंदर मिला दिया गया मत्स्य संघ, और मिलकर बनता है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और ये डेट थी 15 मई 1949 को, यानी 15 मई 1949 को राजस्थान का जो संयुक्त वृद्ध राजस्थान है ये बन चुका था। और किसकी सिफारिश पे बना था, शंकर राय देव समिति की सिफारिश पे। अब राजधानी आगे हमेशा जयपुर ही रहेगी, क्योंकि पिछले में राजधानी जयपुर बना दी गई थी, बनानी जोधपुर थी, लेकिन जोधपुर के अंदर पानी की कमी होने के कारण जयपुर को बनाया गया था। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया, यानी ये उदयपुर वाले भोपाल सिंह थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री है, ये आगे यही रहेंगे। और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार राजस्थान के 5 चरण पूरे होते हैं। अब देखो राजस्थान के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, ठीक है, 5 चरण पूरे हो चुके हैं और राजस्थान का 6ठा चरण बनने जा रहा है राजस्थान संघ। ठीक है, कौन सा संघ, राजस्थान संघ। अब देखो थोड़ी सी बात जान लेते हैं। अब ये जो एरिया है ना, सिरोही का एरिया थोड़ा सा है ना, अब अपने वल्लभ भाई पटेल थे मैन। अब वल्लभ भाई पटेल क्या है, गुजराती थे, और ये जो सिरोही वाला एरिया था ना ये गुजरात के पास पड़ता था। तो गुजरात के पास पड़ता था और ये एक पर्यटन स्थल था, पर्यटन स्थल। तो वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुरता का उपयोग करते हुए क्या किया, ये वाला जो एरिया है ना, मतलब ये जो सिरोही का एरिया है थोड़ा सा आबू पर्वत वाला, ये वाला जो आबू पर्वत वाला स्थान है उन्होंने राजस्थान के अंदर मिला दिया, सॉरी गुजरात के अंदर मिला दिया। लेकिन जब होता क्या, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे और इसको गुजरात में मिलाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने नवंबर 1947 में क्या किया, भाषाई आधार पर सिरोही को गुजरात प्रांत में मिला दिया। और 1948 में जब गुजरात को महाराष्ट्र में मिलाने का प्रयास किया जा रहा था, तब सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बंबई से अलग किया जाए, है ना, बंबई को महाराष्ट्र से अलग किया जाए और हमको राजस्थान के अंदर मिला दिया जाए। तो होता क्या है, अब यहाँ पे राजस्थान में मिलने की मांग उठती है, लेकिन फिर भी वल्लभ भाई पटेल है ना चाहते थे कि मैं इसको तो गुजरात के अंदर ही लूं, यानी गुजरात के अंदर ही शामिल कराऊं। फिर होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा भाग तो राजस्थान को दे देते हैं वो, और थोड़ा सा भाग गुजरात को दे देते हैं। अब राजस्थान को कौन सा भाग मिलता है और कौन सा भाग गुजरात को मिलता है वो देखते हैं। अब सिरोही का संबंध देखो, यहाँ पे एक नेता हुआ करते थे गोकुल भाई भट्ट, जो कि सिरोही के रहने वाले थे। अब जनता ने ये कहा कि गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के नेता है और गोकुल भाई भट्ट को हमको राजस्थान को ही चाहिए। तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने एक गेम खेला और वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सिरोही में वो गांव जिसका नाम था हाथल, जहाँ गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था, वो तो दे दिया राजस्थान को, और बाकी जो आबू का जो पर्वत वाला भाग था पर्यटन स्थल वाला, वो फिर गुजरात के अंदर ले गए उसको। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि गुजरात राजस्थान के लोग है ना, वो आबू को नहीं चाहते, वो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान में मिलाना चाहते, और मैंने ये काम कर दिया, हाथल गांव को राजस्थान के अंदर मिला दिया है। इस प्रकार क्या होता है, देखो कुछ भाग मिलता है सिरोही का, फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। आबू का जो पर्वत वाला भाग है, माउंट आबू वाला, वो रह जाता है। इस प्रकार राजस्थान संघ बनता है, 6ठा पार्ट जिसको मिलाया जाता है वृद्ध राजस्थान प्लस सिरोही का आबू देलवाड़ा वाला जो कुछ पार्ट है, कुछ फिर भी बच जाता है। राजधानी वो ही रहेगी पहले वाली, और सब कुछ पहले वाले रहेंगे। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह रहेंगे, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड रहेंगे, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेंगे।
अभी 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रखा गया था। ये ध्यान रखना छठे के अंदर किया गया था और 20 श्रेणी का राज्य राजस्थान हो गया था। अब बात करेंगे हम 7वें चरण की। 7वें चरण में देखो कुछ पार्ट बच जाता है आबू का, जो राजस्थान के अंदर नहीं मिलाया जाता है। तो जनता ने थोड़ा सा और विरोध किया और विरोध करने के बाद वल्लभ भाई पटेल झुक जाते हैं और आबू वाला जो पार्ट है, माउंट आबू वाला पार्ट, देलवाड़ा वाला पार्ट, वो राजस्थान के अंदर मिला दिया जाता है। और भी कुछ पार्ट जो बचे हुए थे जिन पे अभी भी थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था, वो सारे के सारे डिस्प्यूट खत्म करते हैं। जैसे राजस्थान का कुछ पार्ट एमपी को दिया जाता है और एमपी का कुछ पार्ट राजस्थान के अंदर दिया जाता है। तो जो वर्तमान राजस्थान बनता है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को बनता है और ये 7वां चरण था। 7वां चरण था। इसके अंदर राजस्थान संघ जो पिछले वाला आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा सिरोज क्षेत्र है, ये मिला दिए गए। अब देखो कौन सा कहाँ जाता है। ये जो सुनील टप्पा है ना, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान के कोटा में मिलाया जाता है। और जो झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र था वो एमपी के अंदर मिला दिया जाता है। इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? इसकी सिफारिश की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। ये वाला आयोग 1952 में स्थापित किया गया था और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसने रिपोर्ट में यह कहा था कि मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। पूरी तरीके से मतलब ये बात नहीं की गई थी कि भाषाई आधार पे ही किया जाए, लेकिन एक आधार भाषा जरूर होना चाहिए। उसके बाद इन्हीं की सिफारिश पे अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था। इस आयोग से राजस्थान के एकमात्र सदस्य थे हृदयनाथ किजरन, इनका नाम था हृदयनाथ किजरन। अब राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल नियुक्त किए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आरएएस एग्जाम 2021 के अंदर ये वाली जो 1 नवंबर 1956 की डेट है, गुरुमुख निहाल सिंह के ज्वाइनिंग की डेट, इसको माना गया है 25 अक्टूबर 1956 को, है ना। थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। फिर मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था। पहले कौन से मुख्यमंत्री थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। और इनको मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान के मतलब बनाने का पूरा श्रेय मोहनलाल सुखाड़िया को ही जाता है। और राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएंगे। अब देखो एक छोटी सी सारणी डिस्कस कर लेते हैं अपन। ये वाली सारणी वो है जो अपन ने अभी जो पूरा पढ़ा है ना, उसका सारे का निचोड़ इसी के अंदर है। अब देखो ये 7 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। तिथि भी दे रखी है, नाम क्या लिखा गया है, किस नाम से बनाए गए थे, कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, प्रधानमंत्री कौन बने थे, राजधानी क्या रखी गई, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। इसका मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।